कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में प्रेस को चर्चा करते हुए एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक जो उनसे मिलवाए गए, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं मिलवाए गए, और वो इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में जो केसेस लंबित, सहारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट के केसेस लंबित हैं जिसमें राजस्थान के लाखों लोगों का निवेश फंसा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 2 लाख लोगों का निवेश मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के नाते फंसा है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसी श्रृंखला में एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक उनसे जयपुर में भी मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक को या तो वो नहीं मिलते या मिलवाए नहीं जाते। सुनियोजित रूप से उनसे मिलना, मिलकर के जो प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने दिया और उसमें मुझे एक और उपाधि कल उन्होंने दी है कि मैं अभियुक्त। इससे पहले नकारा, निकम्मा, लुटेरा, भगोड़ा, एक कोरोना नहीं कहा कि अच्छा है, ये सब उपाधियां अब से पहले वो मुझे दे चुके हैं। मैं आप सब लोगों के संज्ञान के लिए कुछ छोटा सा तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक से अधिक राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में काम करती है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। सोसाइटी को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का सोसाइटी का दर्जा मिला 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 में। उस समय भी दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकार। और मैं जिम्मेदारी से आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि 2018 में उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक और उसमें हुए घोटाले के मुख्य अभियुक्त पचपदरा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए जीजोड़ कार्रवाई कर रहे। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के चैनल जो 2008 में काम कर रहे थे उनसे क्या अपने रिकॉर्ड खंगाल करके अपने एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन को उठा करके देख लें। आईएनसी के नेता के रूप में कितने जो है लाखों रुपए के विज्ञापन उस समय छापे गए थे। राजस्थान पत्रिका और भास्कर में भी कितने लाखों रुपए के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उन्हीं के नाम से, उन्हीं के द्वारा छपवाए गए थे और अपने आप को कैंडिडेट बनाने की कोशिश की गई। अपनी उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट बने, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं। और मैं समय आने पर एक बार आपको सारे चित्र, क्योंकि मेरा एक बार चित्र कहीं बर्थडे में आया होगा, हजारों लोग आते हैं, उनमें से मैंने किसी को केक खिलाया होगा, उस केक के चित्र को लेकर मेरे साथ एसोसिएट करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी के सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब 2008 में 2009 में जब जयपुर में हुई थी, एक बार आप सब पत्रकार साथी अपने रिकॉर्ड संभालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। उस मीटिंग का स्पॉन्सर कौन था इसकी भी जानकारी आप सबको करनी चाहिए। उसमें किस किस नेता के साथ में किस किस के फोटो छपे थे, वो फोटो अगर आपके पास में नहीं होगा तो कभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर 2019 में 23/8 को एफआईआर दर्ज होती है, एसओजी दर्ज करती है। एसओजी उसमें जांच करती है, अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में 11 दिसंबर 2019 को पहली चार्जशीट, कई हजार पन्नों की चार्जशीट जो है वो पब्लिश हुई, जो वो सबमिट होती कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद लगातार फिर जांच होती है। 12 फरवरी 2020 को दूसरी चार्जशीट फाइल होती है, वो भी कई हजार पन्नों की। अभी हाल में 7 फरवरी 2023 को, आज हम सब लोग 13 दिन पहले बाद में उसके बाद कर रहे हैं, तीसरी चार्जशीट फाइल होती है। इन हजारों पन्नों की 3 चार्जशीट में गजेंद्र सिंह को कहीं भी अभियुक्त न मुझे न मेरे परिवार के किसी जो है व्यक्ति को किसी भी तरह से लिप्त एसओजी ने अभियुक्त के रूप में उसमें मेंशन नहीं किया। जब पुलिस ने, जिस जांच एजेंसी ने जो राजस्थान सरकार के अधीन काम करती है, उसने 3.5 साल 4.5 साल 19 से लेकर के अभी तक लगभग 4 साल से ज्यादा के समय में अपनी जांच और 3 चार्जशीट में जिसे दोषी नहीं माना,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल राजनीतिक रूप से मेरी हत्या करने के प्रयास के चलते मेरा चरित्र हनन करने के लिए मुझे एक बार अभियुक्त की संज्ञा दी। ऐसा करके वो राजस्थान की पुलिस को कोई डायरेक्शन देना चाहते थे या केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे या अपने पुत्र की हुई शर्मनाक हार की खींच उतारना चाहते थे। ये अगर एकमात्र अवसर होता तो शायद मैं इस बात को सहजता के साथ में स्वीकार कर लेते। इससे पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के आचरण और व्यवहार मेरे साथ करने की सार्वजनिक रूप से कोशिश की। मैं उस बात की चर्चा करूं उससे पहले संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेरे परिवार के सदस्यों ने 2011 से 13 के बीच में एक कमोडिटी एक प्लॉट जिसके ओनरशिप के कुछ शेयर मेरे पास में थे, मेरे परिवार के पास में थे, मात्र वो शेयर उनके पूर्व निदेशक को और उसके परिवार के सदस्यों को ओपन मार्केट में बेचे। देश का कौन सा कानून ये कहता है, मैं आप पत्रकार मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, आप सबके पास में कोई प्लॉट होगा, स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगी, आपने अपना स्कूटर, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना प्लॉट, अपना कोई भी साधन, अपना कोई संसाधन, अपना कैमरा, अपना मोबाइल फोन किसी व्यक्ति को बेचा है। जिस व्यक्ति को आप बेच रहे हैं उसका सोर्स ऑफ फंड कि वो पैसा कहां से लेकर के आया है, इसको जानने का अधिकार आपको देश का कोई कानून देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसको जानना आपके लिए आवश्यक है, इसको कोई इसका अधिकार, इसकी ड्यूटी आपको कोई भी देश का कानून आप पर इंपोज करता है। और अगर कमोडिटी को बेचना अगर अपराध है तो संजीवनी के निदेशक ने या इस तरह की सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशकों ने या देश में ऐसा कोई भी फ्रॉड करने वाले निदेशक ने क्या किसी भी फ्रॉडुलेंट काम करने वाले व्यक्ति अगर रेल का टिकट खरीदा होगा तो शायद रेल मंत्री या चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी उतना ही दोषी है जितना मैंने शेयर बेच करके दोषी हूं। अगर भैंस से दूध उन्होंने खरीदा होगा तो शायद भैंस पालने वाला दोनों भी उतना ही दोषी होगा। राजस्थान सरकार की बिजली वो जहां कहीं भी रहते होंगे, उनका ऑफिस होगा, उनका घर होगा, उस घर में बिजली राजस्थान सरकार से खरीदी होगी तो शायद डिस्कॉम भी उतनी दोषी होगी और ऊर्जा मंत्री भी जो है उतने ही दोषी होंगे। वो राजस्थान की सरकार की किसी सुविधा उन्होंने ली होगी, जो प्रॉपर्टी उन्होंने कहीं खरीदी होगी उस पर नक्शा बनाया होगा, उन्होंने किसी यूआईटी में लोकल अथॉरिटी में पैसा जमाया होगा, वो भी उतने ही दोषी होंगे क्योंकि वैसा ही पैसा, उसी रंग का पैसा जो मेरे पास में शेयर से आया था वो उनके पास में भी आया था। 2011 से 13 के बीच में मेरा ट्रांजैक्शन हुई। 2019 में सरकार ने केस रजिस्टर करके कार्रवाई प्रारंभ की। 2011 में, 2012 में, 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 में राजस्थान की सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने उस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जैसी सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकाउंट्स को ऑडिट करके उनको फर्दर ऐसा काम करने की अनुमति प्रदान की। जिस संस्था को आप ही ने अनुमति प्रदान की हो, सरकार की एजेंसी ने अनुमति प्रदान की हो, वो ऑडिट करने वाले लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उस कंपनी ने, उस एजेंसी ने, उस सोसाइटी ने कोई इरेगुलरिटी की है। तो एक मेरे जैसे प्राइवेट आदमी को ये जानने का सोर्स क्या हो सकता है, इस खोज का अनुसंधान का मेरे पास में क्या हो सकता है? केवल और केवल मेरा चरित्र हनन करने और राजनीतिक रूप से मुझे कमजोर करने का षड्यंत्र और टूल के रूप में इसको उपयोग करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये केवल एकमात्र प्रयास नहीं। 2020 में जब इनके घर में लड़ाई हो रही, उस लड़ाई के बाद में जिस तरह का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया, एक ही दिन में एसओजी में और एसीबी में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ और शायद एकमात्र उदाहरण होगा कि भारत सरकार के मंत्री पर सिलेक्शन की धारा, राष्ट्रद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। आप सब अपने रिकॉर्ड एक बार फिर चेक करें।
आप सबके टीवी चैनल्स पर, आप सबके रिकॉर्डेड चैनल्स पर मैं बात कर रहा हूं कि फिर उन्होंने कहा कि मैं लुटेरा हूं, मैंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे देशों में खरीद ली है, मैंने जो है लाखों रुपए करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। ये संज्ञाएं मुझे उन्होंने दी। मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। तमाम तरह के जो है उस समय मेरे चरित्र खनन करने के प्रयास उन्होंने किए और उसके बाद में 20 दिन बाद में राजस्थान की सरकार को यकाएक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे पता नहीं उस ज्ञान का सोर्स क्या था और वो केस वापस विड्रॉ कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, क्या आपने तो कि भूल स्वरूप हमने गलत धारा में केस दर्ज कर दिया, लेकिन किसी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए जिसको 20 दिन तक आपने राष्ट्रद्रोही के रूप में चिन्हित किया, क्या उसके चरित्र पर जो काले छाप लेपने का काम किया था, क्या वो वापस लौटाई जा सकती है? उसके बाद वो भी अगर एकमात्र कृत्य होता तो शायद उस कृत्य को मैं छोड़ देता। उसके बाद में फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुझे एक भी नोटिस आज तक नहीं, एक भी, मैं अधिकारिक रूप से कह रहा हूं, एक भी नोटिस मुझे आज तक नहीं दिया कि मुझे वॉइस सैंपल आकर के देना चाहिए। मैं पुलिस से भाग रहा हूं, डर करके भगोड़ा हो गया हूं, एसीबी से डर रहा हूं, मैं वॉइस सैंपल देने नहीं आ रहा हूं। जिन लोगों के वॉइस सैंपल मेरे साथ में तथाकथित रूप से बताए गए थे, उनके साथ में बैठ करके वो कॉफी पी रहे थे, उनके वॉइस सैंपल नहीं मांग रहे। उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट की बैठक में बैठ करके रोज उनके साथ में साप्ताहिक रूप से चर्चा कर रहे थे, उनसे नहीं मांग रहे। लेकिन मैं क्या जो है वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं ये कह करके बिरला ऑडिटोरियम से लेकर के मीडिया के सामने, कांग्रेस पीसीसी के ऑफिस से लेकर के सार्वजनिक मंचों से मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि खींच ये थी कि मैंने उनके बेटे को चुनाव में जोधपुर की जनता ने 3.25 लाख वोट से हराया। एक भी नोटिस नहीं दिया, क्योंकि नोटिस एसीबी दे नहीं सकती, क्योंकि उसको देने के लिए भारत में स्थापित कानून के अनुसार उसको कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता है। कोर्ट से परमिशन लेने के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट जो किराया अभिकरण न्यायालय, उसमें एप्लीकेशन भी लगाई गई। एप्लीकेशन पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई की और सुनवाई करके उस न्यायालय ने फैसला रिजर्व किया। जिस दिन फैसला रिजर्व हुआ, मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप सबके अखबारों ने, प्रिंट चैनल्स ने, प्रिंट मीडिया ने, देश भर के मीडिया ने न जाने किस दबाव में आप सब ने छापा और आप सब भी उसके षड्यंत्र के शिकार हुए और हिस्सेदार हुए। आप सब ने छापा कि गजेंद्र सिंह की मुश्किल में बड़ी कोर्ट ने गजेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति प्रदान की। 3 दिन बाद में रिजल्ट उस जो है फैसला प्रोनाउंस किया गया। फैसले में कोर्ट ने लिखा था, जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। कोर्ट ने लिखा, मैं फैसले की कॉपी आपको दे दूं। कोर्ट ने लिखा कि अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति के लिए न्यायालय को यंत्र बना करके उपयोग करना चाहता है। मुझे लगता है कि किसी न्यायालय ने इससे ज्यादा हार्श वर्ड्स में टिप्पणी किसी संस्था के, किसी अभियोजन पक्ष के लिए या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए नहीं की। एक बार